I'm Nandini Singh Sisodia, your physics mentor at Motion Education Private Limited. Today we are going to solve JEE paper of 28th June 2022 morning shift. बेटा क्वेश्चन में हमें दे रखा है given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, product of pressure P and time T has the same dimension as that of coefficient of viscosity. यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेशर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रेशर और टाइम t के जो डायमेंशन है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन के बराबर है, यानी कि ईटा की जो डायमेंशन है उसके बराबर होगा. अगर हम यहाँ पे बात करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया इनटू डीवी बाय डीजेड इनटू ईटा. यानी कि ईटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा हमारे पास ए एफ बाई ए इंटू डीजेड बाय डीवी. क्या यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास? बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, इसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. अब रीजन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये हमें यहाँ पे दे रखा है. ठीक है. तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास है, तो आसानी से हम रीजन और असर्शन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. और हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमें यहाँ पर 4 दे रखे हैं, उसमें से कोई एक. ठीक है, कि रीजन सही है, असर्शन सही है, क्या उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. ठीक है, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर. प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हमने लिखा प्रेशर इनटू टाइम का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा, तो ये हो जाएगा mL(T-2) अपॉन एरिया यानी कि L स्क्वायर इनटू टाइम यानी कि T हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो हमारे पास आ जाएगा mL-1 T-1. ये किसकी डायमेंशन हुई? ये डायमेंशन होगी हमारे पास फोर्स इनटू टाइम की. ठीक है, सही है जी. अब डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू डीवी बाई डीजेड इंटू ईटा होता है. ठीक है, तो यहां से हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया एफ बाई ए इंटू डीजेड बाई डीवी. ठीक है जी. यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे. फोर्स, अगेन फोर्स है हमारे पास. ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि वही डायमेंशन उठा के रखा mL(T-2) और a इज द एरिया, तो L स्क्वायर हो गया. dz इज द डिस्टेंस ही होता है हमारे पास, तो L रखा, और dv यानी कि वेलोसिटी, तो L(T-1). सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, mL-1 T-1, जो कि मैच कर रहा है हमारा इससे. यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ जी, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है कि जो प्रेशर इनटू टाइम का जो डायमेंशन है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन से मैच करता है. ठीक है, अब बात करते हैं हमारे रीजन की. रीजन में हमें बोला गया है क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जबकि फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, कि रीजन जो है वो हमारा यहाँ पे गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन उन चारों में से हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है. A particle of mass m is moving in circular path of constant radius r, such that its centripetal acceleration a is varying with time t as a is equals to k square r t square, where k is a constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is given as. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है क्या बेटा, कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, हमें यहाँ पे r दे रखा है. ठीक है, इस पार्टिकल का जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद टाइम, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, a इज इक्वल्स टू k स्क्वायर r
टी स्क्वायर हमें यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम है। पूछा गया है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसने कितनी पावर डिलीवर्ड करिए, पावर डिलीवर्ड करिए, यानी कि हमको चाहिए फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या चाहिए, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी, फोर्स इनटू वेलोसिटी चाहिए। अब हम जानते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि वेलोसिटी हमारी आ जाएगी कितनी, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर, r इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, k r t। पहली चीज तो सॉल्व कर ली हमने कि v आ गया हमारा पावर डिलीवर्ड का वैल्यू निकालने के लिए। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा एम ए, टेंजेंशियल। कौन सा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, यानी कि फोर्स की मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन m इज इक्वल टू at हो जाएगा, और at इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे, उससे हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, अगर फोर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा तो क्या करेंगे, इस पावर डिलीवर्ड वाले फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू f और v की, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। वैसे ही जैसे कि हमने सॉल्व किया अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, हमने क्या निकाली, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए, कितनी, k r t आ गया। ठीक है जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, तो क्या करेंगे, dv बाई dt, यानी कि इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। तो मैंने किया dv बाई dt, तो ये कितना आ गया बेटा अपना, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, k r। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, a t की वैल्यू आ गई। ठीक है, at की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ft निकालेंगे, यानी कि फोर्स निकालेंगे, तो इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया m at, यानी कि m k r। ft की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, m k r। अब बस पावर डिलीवर्ड वाला फॉर्मूला जो है उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, m k r इंटू k r t। तो पावर डिलीवर्ड कितना हो गया बेटा हमारे पास, p इज इक्वल टू m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू t। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ऑप्शन सी है वो मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। x इज इक्वल टू 4 sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी मीटर एंड y इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी मीटर। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो हमसे बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जिसकी मोशन की इक्वेशन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हमें यहाँ पर दे रखी है। बोला गया है कि पूछा गया है हमसे कि पाथ कैसा होगा इस पार्टिकल का। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो यहाँ पर कैसा होगा, सर्कुलर होगा, हेलिकल होगा, पैराबोलिक होगा या इलिप्टिकल होगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें बेटा यहाँ पे कि x जो हमें दे रखा है, x इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 4 sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्या ये साइन 90 माइनस थीटा जैसा साउंड कर रहा है या दिख रहा है हमको, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम x को लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 4 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, बिल्कुल। और y हमें दे रखा है क्या, y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी। अब भला इन दोनों मोशन इक्वेशन से किस तरीके से हम इस पार्टिकल का पाथ निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं और y का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देती हूं, तो मेरे पास ये जो दोनों की मोशन की जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होती हुई नजर आएगी। कैसे, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये जगह 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा y स्क्वायर 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब जब दोनों को ऐड कर दूंगी तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा मेरे पास कितना, 1 बन जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास पाथ की इक्वेशन आ सकती है कि कैसा पाथ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, या कैसा पाथ है इस पार्टिकल का। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। देखो जरा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो है साइन 90 माइनस थीटा जैसा है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x इज इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी और y जो हमको दे रखा है 4 साइन ओमेगा टी। हमने किया
x और y दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है। जब ऐड किया तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आई क्या, 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 4 स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा बेटा, यानी कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है किसकी, सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। यानी कि ये भी कुछ इससे ही मिलता जुलता लग रहा है। अगर इसकी जगह मैं 1 लिख देती हूं तो कोई बुराई नहीं है, तब इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी सर्कल की है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्क्यूलर होगा। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट, ठीक है। बी में दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग ऑफ रेडियस अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्क्यूलर डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी डायमीटर। यानी कि हमसे यहाँ पे कुल मिला के क्या पूछा गया है, सॉलिड स्फीयर का क्या पूछा गया है, किसी भी टेंजेंट के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही हमसे पूछा गया है होलो स्फीयर का किसी भी टेंजेंट के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थर्ड में हमसे पूछा है कि जो सर्कुलर रिंग है अबाउट इट्स डायमीटर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि किसी भी सर्कुलर रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और डी में हमसे पूछा गया है सर्कुलर डिस्क का किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे तो ये सारे फॉर्मूलेज हमको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है, पर अगर याद नहीं है तो हम इसको थ्योरम से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डायमीटर पे पूछा गया था, अगर डायमीटर पे पूछा जाता क्या, अगर डायमीटर की हम बात करें कि स्फीयर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट यहाँ पे पूछा गया है हमसे कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो वो हम जानते हैं। ऐसे ही होलो स्फीयर का भी हम जानते हैं, सर्कुलर रिंग का भी हम जानते हैं, सर्कुलर डिस्क का भी हम जानते हैं। बट इसको थ्योरम से सॉल्व करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, देखो, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किस पे, सॉलिड स्फीयर पे हम सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि आई ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 2/5 mr² हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा गया है किसी भी टेंजेंट के अबाउट, तो मैंने माना कि ये टेंजेंट, इस टेंजेंट के अबाउट यहां से पूछा गया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आई टेंजेंट के लिए अगर मैं निकाल रही हूं तो वो हो जाएगा आई COM प्लस mr²। r क्या है यहाँ पे, उस एक्सिस की, यानी कि जो जिस एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा गया है उस एक्सिस से इस एक्सिस की दूरी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस की दूरी कितनी है बेटा, r है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 2/5 mr² हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी टेंजेंट कितना, 7/5 mr²। सिंपल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये याद होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं होलो स्फीयर के लिए, तो होलो स्फीयर के लिए हो जाएगा ये आई सेंटर ऑफ मास कितना, 2/3 mr², और टेंजेंट से उस एक्सिस की दूरी कितनी है, r है, तो वो हो जाएगा mr²। दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है होलो स्फीयर का वो आ गया 5/3 mr²। सिमिलरली अगर हम बात करें रिंग की, सर्कुलर रिंग की, अबाउट इट्स डायमीटर पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हमसे डायमीटर के अबाउट पूछा गया है तो कैसे करेंगे, देख लो जरा एक बार फिर से पीछे आके। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, अबाउट इट्स डायमीटर, और डिस्क का भी उसके डायमीटर के अबाउट ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे आते हैं, अगर रिंग बोला है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जगह हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होंगे, तो हमने माना कि दोनों क्या है,
आई के बराबर है, ठीक है। हमको आई जेड के अबाउट अगर यहाँ पे बात करें तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई मान लिया। आई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम जानते हैं, आई जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों बराबर हैं तो कितना हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू 2i हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे हो गया आई जेड के अबाउट निकाले, यानी कि अगर इस तरीके से रिंग है हमारी और इस एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा कितना, एम आर स्क्वायर बेटा, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, ठीक है। तो हमको तो चाहिए उसके डायमीटर के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट हमसे यहाँ पर पूछा गया या फिर इस एक्सिस के अबाउट हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिस्क के लिए निकालेंगे, ये हमारी डिस्क है, ठीक है। हमारी डिस्क के लिए अगर हम निकालेंगे किसी भी डायमीटर के अबाउट, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, दैट इज आई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये हो जाएगी, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई एक्स और आई वाई यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई हमने आई मान लिया है। अब यहाँ पे जब वैल्यूज रखेंगे तो आई जेड के अबाउट, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें, जो कि इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये हमारी डिस्क है और ऐसे इसको क्रॉस करते हुए ये जा रही है हमारी एक्सिस, तो उसके अबाउट जब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आई प्लस आई, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। तो i इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एम आर स्क्वायर बाय 4। चारों की वैल्यूज हमने निकाल ली है, ये रही और सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो इसको अगर देखें हम, तो जो ऑप्शंस आप मैच करोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। Two planets A and B of equal mass are having their period of revolution TA and TB such that TA is equals to 2TB. These planets are revolving in the circular orbit of radii RA and RB respectively. Which out of the following would be the correct relationship of their orbits? ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन हमें यहाँ पर दे रखा है दोनों का, टीए का, ए प्लेनेट का और बी प्लेनेट का, दोनों प्लेनेट्स का मास कैसा है, बराबर है, ठीक है। हमसे पूछा है इन दोनों के जो ऑर्बिट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, जो करेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है इनके रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स के रिलेशन में, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम कि क्या कर सकते हैं। याद करो कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ क्या कहता है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, यही होता है हमारा कैपलर्स लॉ। बस यहाँ पे यही काम में आने वाला है बेटा, क्योंकि TA और TB की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, क्या कि TA दे रखा है हमें कितना, 2 टाइम्स ऑफ TB, ठीक है। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख देनी है, इस रिलेशन में वैल्यूज रख देनी है, टी ए अपॉन टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का क्यूब, ठीक है। टी ए की जगह टी ए रख देती हूँ और टी बी की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, या फिर टी बी की जगह यहाँ टी ए की जगह मैंने रख दिया 2 TB, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, और टीबी की जगह मैंने रख दिया टीबी। टीबी से टीबी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी का होल क्यूब, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू आर ए क्यूब अपॉन आर बी क्यूब। तो आंसर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बी क्यूब इज इक्वल टू आर ए क्यूब बाय 4, ठीक है। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, तो देख के पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
a water drop of diameter 2 centimeter is broken into 64 equal droplets. The surface tension of water is 0.075 Newton per meter. In this process, the gain in surface energy will be. Gain in surface energy बोला गया है कि कितना होगा, ये पूछा है हमसे, ठीक है, कि gain in surface energy कितना होगा। और हमें बोला गया कि एक बड़ी ड्रॉप है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसको हमने छोटी छोटी 64 ड्रॉपलेट्स में क्या कर दिया है, इक्वल ड्रॉपलेट्स में क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है या तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना दे रखा है हमें, 0.075 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। यहाँ हमसे पूछा कि गेन इन एनर्जी कितना होगा, गेन इन सरफेस एनर्जी यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये होता है बेटा हमारे पास क्या, डेल्टा ए, यानी कि चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन होता है। चेंज इन एरिया क्या हुआ होगा यहाँ पे, 64 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स माइनस एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप, यही होगा, ठीक है, इनटू सरफेस टेंशन, ठीक है। पर उसके लिए सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप निकालना पड़ेगा इसके रिलेशन से, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे कि जितना वॉल्यूम बड़ी ड्रॉप का होगा वो पूरा वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 64 जो छोटी ड्रॉपलेट्स है हमारे पास, उन सभी के वॉल्यूम को मिलाकर उस बड़ी वाली वॉल्यूम के बराबर होगा, बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने देखा कि बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बात कर लो, या वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लगाया, इनिशियली कितना था बड़ी ड्रॉप का, तो 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 64 स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके वॉल्यूम के बराबर। ड्रॉपलेट्स भी कैसी शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, तो 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो r का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या, दैट्स जो एक सिंगल ड्रॉपलेट है उसका जो रेडियस आ रहा है कितना आ रहा है, 1/4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके बाद गेन इन एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था गेन इन एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है चेंज इन एरिया इनटू टी। तो चेंज इन एरिया हमने निकाल लिया 64 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट माइनस एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है, इनटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वैल्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 2.8 इंटू 10⁻⁴ जूल, ठीक है। तो आंसर हमारा मैच करेगा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। Given below are two statements. Statement 1, when mu amount of an ideal gas undergoes adiabatic change from state P1 V1 T1 to state P2 V2 T2, then work done is W is equals to mu R T2 minus T1 upon 1 minus gamma, where gamma is equals to Cp by Cv and R is equals to universal gas constant, ठीक है जी, समझ में आया। सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, इन द अबव केस व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड राइज, और हमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हम अगर यहाँ पर देखें बेटा तो प्रोसेस हमें यहाँ पे कैसा दे रखा है, एडियाबैटिक दे रखा है, कैसा दे रखा है, एडियाबैटिक दे रखा है यहाँ पर। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसमें हम जानते हैं कि हीट चेंज जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि अगर हमको एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन जो होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने Q इज इक्वल टू 0 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ वर्क डन हो जाएगा, यानी कि वर्क डन यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर
वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, ऑन द सिस्टम वर्क किया है, ठीक है। तो जब हमने सिस्टम पे वर्क किया है तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, बिल्कुल। यहाँ पे एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी है डेल्टा यू जो है वो हमारी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, राइज होगा। तो यहाँ से ये चीज तो हमको समझ में आती है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे कि क्या दे रखा है, वर्क डन एडियाबैटिक में, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चला डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन आ रहा है, ठीक है। इफ वर्क डन इज ऑन द गैस दैट इज वर्क इज नेगेटिव, बिल्कुल वर्क इज नेगेटिव होगा क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, ऑन द गैस काम कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। बाय द सिस्टम अगर होता तो पॉजिटिव हो जाता वर्क डन, बट यहाँ पे हम ऑन द सिस्टम कर रहे हैं या ऑन द गैस कर रहे हैं, तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव आ रहा है और डेल्टा यू जो है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो यहाँ से इस पूरे सॉल्यूशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 है और जो स्टेटमेंट 2 है दोनों सही है, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, हम ऑन द गैस वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव है और टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, ठीक है। बट हीट कैसी है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक है यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन ए। Given below are two statements. Statement 1, a point charge is brought in an electric field. The value of electric field at a point near to the charge may increase if the charge is positive. ठीक है। An electric, second statement दे रखा है, an electric dipole is placed in non-uniform electric field. The net electric force on the dipole will not be 0. क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर हम एक चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज, शायद इंक्रीज हो सकता है, बोला गया मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ये बोला गया। दूसरा हमें बोला गया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अगर एक डाइपोल को रख दिया है तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो 0 होगा, ये बोला गया है, मतलब होगा ही होगा। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने किसी एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो हर एक पॉइंट पे वहां पे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स हो कैसा, 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तक हम उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे उसको नहीं रख देते डाइपोल को, तब तक उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 0 होगा। कब होगा, जब हम उसको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख देंगे, तब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। तो यहां से सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की। क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं जाके, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज अगर हमारा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं इसको भी कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और मैंने एक चार्ज को रख दिया है जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी बेटा, बाहर निकलेंगी, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, ऐसे ही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें से रेडियली कमिंग आउट, ऐसे ही होगा। तो हमसे अब देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो और ये माइनस x है, तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ठीक है। एंड द पॉजिटिव चार्ज इज टू द राइट ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के राइट में हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा या नहीं होगा, देखो जरा ध्यान से, इधर से एक जा रहा है और इधर से पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो क्या करेगा, ये वाला इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। जबकि उधर की साइड पे अगर मैं बात करूं, राइट हैंड साइड पे अगर मैं बात करती हूं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द पॉजिटिव चार्ज इज टू द राइट ऑफ दैट पॉइंट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, बट
टू द लेफ्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बट राइट साइड में देखें तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आ रहा है, में इंक्रीज बोल रहा है तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी अगर देखें तो बिल्कुल सही आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The three charges q by 2, q and q by 2 are placed at the corners A, B and C of a square of side A as shown in the figure. The magnitude of electric field E at the corner D of the square is. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड हमें दे रखी है A, उसके तीन कोनों पे क्या कर रखा है बेटा, तीन चार्जेस रखे हुए हैं q by 2, q and q by 2 A, B, C पर रखा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि जो D पॉइंट है उस कॉर्नर पे, D कॉर्नर पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमसे पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, किसी भी पॉइंट P पे अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं ये पॉइंट चार्ज है जिनकी वैल्यूज हमें दे रखी है q by 2, q एंड q by 2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि a और d की अगर मैं बात करूं तो ये a है, b और c की मैं बात करूं तो ये भी a दे रखी है, ये भी a दे रखी है और ये भी a दे रखी है। ठीक है, b और d की मैं बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये हो जाएगी √2a हो जाएगी। ठीक है जी, तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे d पॉइंट पे पूछा गया है तो a की वजह से d पे पूछा गया है, b की वजह से d पे पूछा गया है, c की वजह से d पे पूछा गया है, ये पूछा गया। तो इन तीनों के बीच की डिस्टेंस देखें तो एक a और d के बीच की डिस्टेंस a है, c और d के बीच की डिस्टेंस a है, b और d के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2a है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख लेंगे EA इज इक्वल टू हो जाएगा k q by 2 अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये EC के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है। ऐसे अगर मैं बात करूँ EB की बेटा तो वो क्या हो जाएगा, k q बाय √2a का होल स्क्वायर, यानी कि k q बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगी बेटा तो यहाँ पे C की वजह से हो जाएगा इस डायरेक्शन में, A की वजह से हो जाएगा इस डायरेक्शन में और B की वजह से हो जाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब नेट निकालेंगे तो वो BD लाइन के अलोंग आएगा और इसका जो कंपोनेंट होगा एक वो इसके अलोंग ले लेंगे, एक इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ले लेंगे। ध्यान से अगर देखें तो ये जो एंगल है कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना, E नेट इज इक्वल टू E प्लस √2e आ गया है, बिल्कुल आ चुका है यहाँ से। अब यहाँ से E इज इक्वल टू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी के क्यू बाई 2a स्क्वायर हमने वैल्यू रखी यहाँ पे, अंदर कितना बचा 1 प्लस √2। ठीक है, तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस √2/2 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा कितना, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1/√2 यानी कि आंसर ए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। An infinitely long hollow conducting cylinder with radius r carries a uniform current along its surface। ठीक है जी, एक hollow सिलेंडर है हमारे पास, infinitely long hollow सिलेंडर है जिसके सरफेस पर हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है उसकी सरफेस पे। ठीक है, choose the correct representation of magnetic field B as a function of radial distance r from the axis of cylinder। ठीक है जी, तो सिलेंडर के अंदर कोई करंट नहीं है, सिर्फ सिलेंडर के सरफेस पे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो एम्पियर्स लॉ से अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो एम्पियर्स लॉ हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेशन B डॉट dl
क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। क्योंकि हमारा सिलेंडर जो है वो कैसा है, हॉलो सिलेंडर है, अंदर कोई करंट नहीं है, तो अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि आई इनसाइड हमारे पास कैसा कितना है, जीरो है, हॉलो सिलेंडर है, सिर्फ सरफेस पे करंट है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो सिलेंडर है वो हॉलो है और करंट सिर्फ और सिर्फ उसकी सरफेस पर है जो कि यूनिफॉर्म है। अब बात करते हैं आर ग्रेटर देन आर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी कि आउटसाइड की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, अब आउटसाइड में हमारे पास करंट है। ठीक है, तो यहां पे हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आउटसाइड, सॉरी आई इनसाइड में। तो हमने एक क्या किया, इमेजिनरी एक एरिया बनाया जहां पे हम करंट को इनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड अभी हमने कितना मान लिया, आई जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखी हमने। डीएल की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। बेटा सिलेंडर है हमारे पास ये, तो यह बी डॉट 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहां से देख के पता चल रहा है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, or I can say B is inversely proportional to distance from the axis of the cylinder। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर से दूर जाते जाएंगे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बेटा तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो ध्यान से अगर देखें तो सेंटर से लेके इसकी सरफेस तक हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आई एनक्लोज्ड हमारे पास कुछ नहीं है, आई इनसाइड हमारे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सरफेस से आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलने लगेगा। सरफेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, फिर जैसे 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 हम दूर जाते जाएंगे इसकी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है, जो कि मैच कर रहा है इस ग्राफ से। ठीक है, A radar sends an electromagnetic signal of electric field E naught is equals to 2.25 volt per meter and magnetic field B naught is equals to 1.5 into 10 power minus 8 Tesla, which strikes a target on line of sight at a distance of 3 km in a medium. After that, a part of signal echo reflects back toward the radar with same velocity and by the same path. If the signal was transmitted at time t is equals to 0 from radar, then after how much time echo will reach to the radar? मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि साउंड गया और रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, तो इसमें पूछा गया कि कितनी देर बाद वो जो इको है वो यहाँ पे रडार को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर साउंड जाके वापस आ रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर दे रखी है, तो टोटल डिस्टेंस इको ने या इको साउंड ने कितना ट्रेवल किया है, 3 + 3 यानी कि जाने का 3 और आने का 3, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम बाद रडार पे वो इको पहुंच जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ पे हमको दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 6 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 6 × 10⁻³ इन मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, स्पीड की, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो बेटा स्पीड c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E max अपॉन B मैक्स, यही होगा, यानी कि E नॉट अपॉन B नॉट, दोनों की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से कितनी, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी हमने, E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये वैल्यू स्पीड की उठा के हमारे इस फॉर्मूले में रख देंगे। डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस 6 × 10⁻³ और स्पीड आई हमारे पास 1.5 × 10⁸8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया कितना, 4 × 10⁻⁻5 सेकेंड, यानी कि इतने टाइम बाद रडार को इको सुनाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है।
तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2, देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बेटा क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमसे यहाँ पर पूछा है, यानी कि डेल m की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। क्या ये फॉर्मूला होता है हमारे पास? ठीक है, अब हमको यहाँ पे एंगल और ये प्रिज्म का जो एंगल है ए की वैल्यू वो हमें दे रखी है, यहाँ पे कितनी ए दे रखी है, और यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, cot a/2 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बेटा हमको दे रखा है ये एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है cot a/2। cot a/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos a/2 अपॉन साइन a/2 लिख सकते हैं हम ये, बिल्कुल। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू रख देंगे cot a/2, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से sin a/2 से sin a/2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास आ गया क्या, cos a/2 इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर क्या हमारे पास, sin a प्लस डेल m बाय 2। cos a/2 को मैं लिख सकती हूँ sin 90 माइनस a/2। क्या लिख सकती हूँ, sin 90 माइनस a/2, जो कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है sin 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin a प्लस डेल m बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a/2 ये हो गया 90 माइनस a/2 विल बी इक्वल्स टू a प्लस डेल m बाय 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल m की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, डेल m इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। The aperture of the objective is 24.4 centimeter. The resolving power of this telescope, if a light of wavelength 2440 angstrom is used to see object, will be। हमसे पूछा गया है अगर ये टेलीस्कोप का अपर्चर इतना दे रखा है 24.4 सेंटीमीटर दे रखा है, और वेवलेंथ हमें दे रखी है कितनी, लेमडा इज इक्वल टू दे रखा है 2440 एंगस्ट्रॉम हमें यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पे डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 24.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम जानते हैं रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, d अपॉन 1.22 इंटू लेमडा, यही फॉर्मूला होता है। बस अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर हमको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे rp इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁵। डी हमें सेंटीमीटर में दे रखा था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और एंगस्ट्रॉम को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हो गया 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो गया 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई। तो अभी यहाँ पे ये आ जाएगा किसमें, पूरा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आरपी यानी कि रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आ गई कितनी, 8.2 इंटू 10⁵। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन में हमें दे रखा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन आर लैम्डा ई एंड लैम्डा पी रिस्पेक्टिवली फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स ऑफ टू। यहाँ पे हमें बोला गया कि दोनों की, इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो बताओ इन दोनों के वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा बेटा कितना, लैम्डा ई इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं फोटोन के लिए बात करती हूँ तो फोटोन के लिए मेरे पास हो जाएगा लैम्डा p इज इक्वल्स टू hc बाय e p हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास दोनों एनर्जी जो है क्या है, बराबर है, दोनों काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे हमारे पास बराबर है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और यहाँ से
भी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे ईपी और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ से लैम्डा ई इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो वहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई कितनी, एच स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ये इधर चला जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 me हो जाएगा, ठीक। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है। दोनों को जैसे हम बराबर करेंगे इक्वेटिंग 1 और 2, तो यहां से हमारे पास क्या होगा बेटा, लैम्डा ई और लैम्डा पी में रिलेशन निकल कर आएगा क्या, लैम्डा ई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, हमारा आंसर ए यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। The Q value of a nuclear reaction and kinetic energy of the projectile particle Kp are related as। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि Q वैल्यू यानी कि हीट, क्या बोला गया है, Q वैल्यू और Kp के बीच में यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्यू वैल्यू और केपी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं बेटा कि क्यू वैल्यू होती क्या है। क्यू वैल्यू होती है कि जो भी हमारे पास रिएक्शन है, लेट्स सपोज कि हमारे पास रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास है, तो इधर जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उन सभी का सम, ठीक है, और इधर जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है उन सभी के मासेस का सम, यानी कि इधर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी के मासेस का सम और इधर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के मासेस का सम, इन दोनों के मासेस के सम का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्यू वैल्यू होती है, ठीक है। यानी कि क्यू वैल्यू इज द डिफरेंस ऑफ, क्या होता है, क्यू वैल्यू इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड सम ऑफ मासेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यही होता है, बिल्कुल। और एक चीज हम जानते हैं क्या, कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसकी अगर हम बोले कि हीट वहां पे रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो Q जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 हो जाती है, ठीक है। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है बेटा तो वहां पे Q क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाती है, ठीक है। ये तो हुई Q वैल्यू की बात। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी होगी ही होगी, उसकी कुछ स्पीड होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पार्टिकल है वो कैसा दे रखा है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हमें यहाँ पर बोला गया है, तो वो मूव कर रहा है, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि Kp इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो जैसे कि हमको देखा है Q इज इक्वल टू के गामा प्लस के बी माइनस के पी होगा, ठीक है जी, सही है एकदम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Q प्लस के पी इज ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि चाहे हमारा Q 0 हो जाए, ठीक है, Q हमारा चाहे नेगेटिव, लेकिन Kp हमारे पास यहाँ पे कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों का जो सम होगा वो इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो रिलेशन क्या आ रहा है हमारा, अगर इस रिलेशन को देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आउटपुट y एंड इनपुट्स a एंड b विल बी। यानी कि इनपुट जो दे रखे हैं हमें a और b दे रखे हैं और आउटपुट जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है। ये हमारा आउटपुट है और ये दोनों हमारे क्या है बेटा, इनपुट यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में, इन तीनों में हमसे रिलेशन पूछा गया है कि क्या रिलेशन इन तीनों में होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो सर्किट बन रहा है, ये वाला जो सर्किट बन रहा है, ये कौन सा सर्किट बन रहा है हमारा, ये हमारा एंड गेट बन रहा है। क्या बन रहा है, एंड गेट बन रहा है, ठीक है। अगर इसकी जगह ये कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, इस तरीके से होता तो ये हो जाता हमारा और गेट, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एंड गेट दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एंड गेट और यहाँ पे ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा रखा है दिस विल एक्ट एज अ नॉट गेट। कैसे, ये हो जाएगा हमारा नॉट गेट। तो यहाँ से हमने इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा रखा है,
तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू ए बी बार। और ये कौन से गेट की इक्वेशन है, ये है हमारे नैंड गेट की। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, आ जाओ जरा। हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। दिस इज नैंड गेट, यानी कि ए बी अगर हम दोनों को 0 कर देंगे तो उसका बार क्या हो जाएगा, 0 का बार हो जाएगा 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1.0 कितना हो जाएगा, 0। 0 का बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन सी। For using a millimeter to identify diode from electrical components, choose the correct statement out of the following about the diode। क्या बोला गया है कि मिलीमीटर हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर यूजिंग अ मिलीमीटर, तो हमें क्या करना है, डायोड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब डायोड क्या होता है, डायोड जिसके 2 टर्मिनल होते हैं और जिसके एक साइड से यानी कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका एक साइड जो होता है, एक एंड जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है बेटा, और दूसरा एंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। इसलिए डायोड में हम ये कहते हैं कि डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, बट उसके अंदर जो डायरेक्शन जो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। किसमें, डायोड में। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इट इज 2 टर्मिनल डिवाइस, बिल्कुल 2 टर्मिनल होते हैं, विच कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन। तो पहला तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डायोड के अंदर सिंगल डायरेक्शन यानी कि 1 डायरेक्शन में करंट कंडक्ट होता है। सो बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। इट इज 2 टर्मिनल डिवाइस विच कंडक्ट करंट इन 1 डायरेक्शन ओनली। बिल्कुल सही, तो बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, देखो जरा, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। यानी कि assertion reason वाला हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें assertion हमें दे रखा है क्या, NPN ट्रांजिस्टर परमिट्स मोर करंट देन अ PNP ट्रांजिस्टर। यानी कि NPN ट्रांजिस्टर जो है वो ज्यादा करंट परमिट करता है एज कंपेयर टू NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है हमें इसमें इसका, दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर मोबिलिटी एज अ चार्ज कैरियर। विद रेस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें कि होल्स के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज अ चार्ज कैरियर। ठीक है, अब हमें चूज करना है कि करेक्ट कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट असर्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है कि NPN ट्रांजिस्टर जो है वो मोर करंट क्या करता है, कंडक्ट करता है, या उसकी जो मोबिलिटी होती है वहां पे वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, कि जो परमिट करता है करंट को ज्यादा परमिट करता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत कम एनर्जी रिक्वायर होती है उनको उनकी मोबिलिटी के लिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब वो मोशन करते हैं तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि वो बहुत कम उनका रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत कम एनर्जी में ही क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से करंट क्या होता है, ज्यादा वहां पे फ्लो होता है एज कंपेयर टू होल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यह कह रहा है कि जो NPN ट्रांजिस्टर है वो ज्यादा करंट परमिट करता है एज कंपेयर टू PNP ट्रांजिस्टर। तो बिल्कुल यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पर सही है, और रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बारे में बात कर रहा है कि टेलीविजन सिग्नल का क्या फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो सिग्नल का क्या होता है, हाई क्वालिटी म्यूजिक का सिग्नल क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, ह्यूमन स्पीच की क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है। बेटा क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन से है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमको ये डेटा याद होगा, नोट्स हमने अच्छे से पढ़े होंगे और वहां पे हमने डेटा अगर याद किया होगा तो हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो टेलीविजन सिग्नल और रेडियो सिग्नल जो होते हैं वो मेगाहर्ट्ज तक
जाते हैं, जबकि हाई क्वालिटी म्यूजिक या ह्यूमन स्पीच की मैं बात करूं तो वो किलोहर्ट्ज तक ही जाते हैं। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई हमको यहाँ पे कि टेलीविजन सिग्नल मेगाहर्ट्ज, दो ऑप्शन यहाँ पे दो दे रखे हैं हमें यहाँ पे, ये दोनों जो है इन दोनों में से किसी से मैच करेंगे, लेकिन टेलीविजन सिग्नल जो होता है वो बेटा हाई सिग्नल होता है, तो टेलीविजन सिग्नल हमारा मैच करेगा 0.6 मेगाहर्ट्ज से, तो रेडियो सिग्नल हमारा मैच कर रहा है 0.2 मेगाहर्ट्ज से, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें हाई क्वालिटी म्यूजिक की, या सबसे पहले मैं ह्यूमन स्पीच की बात कर लेती हूँ, तो ह्यूमन स्पीच होता है 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जाता है, ठीक है। तो 20 किलो हर्ट्ज और इसकी अगर रेंज अगर हम देखे जाए ह्यूमन स्पीच की, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 3 किलो हर्ट्ज, इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। और हाई क्वालिटी म्यूजिक की अगर मैं बात करती हूँ, हाई क्वालिटी म्यूजिक जो कि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे इसके लिए क्या 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा अगर हम मैच करते हैं तो टेलीविजन सिग्नल का आता है 0.6 मेगाहर्ट्ज, रेडियो सिग्नल का आता है 2 मेगाहर्ट्ज, हाई क्वालिटी म्यूजिक का आता है 20 किलोहर्ट्ज, और ह्यूमन स्पीच का हम रेंज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो हो जाएगा 3 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। The velocity of sound in a gas in which two wavelengths 4.08 meter and 4.16 meter produce 40 beats in 12 seconds will be। तो हमसे पूछा गया है कि velocity of sound in gas क्या होगा अगर यहाँ पे wavelength जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या क्या हो रही है, ये अगर दोनों wavelengths यहाँ पे प्रोड्यूस क्या कर रही है, प्रोड्यूस 40 बीट्स इन 12 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 12 सेकेंड के अंदर इतनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा हमारे पास, ये हो जाएगी 40/12, यही होगा बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक और होता है क्या, दैट मॉड्यूलस ऑफ F2 माइनस F1 भी बोल सकते हैं, या F1 माइनस F2 भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जो भी आएगी उसे हम क्या उसे हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक। तो ये दोनों बीट फ्रीक्वेंसी के हमारे पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, v/λ होता है, यही होता है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी ही निकालनी है गैस साउंड की इन गैस, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आ जाओ जरा, फॉर्मूले सारे हमारे पास है। बीट फ्रीक्वेंसी हो गया हमारे पास 40/12, और λ1 और λ2 की वैल्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला बताया था F1 माइनस F2, तो इसको इसके बराबर कर देंगे। अब बेटा F1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, v/λ1, और F2 को क्या लिख सकती हूँ, v/λ2, दोनों को माइनस कर दिया और इक्वल्स टू क्या कर दिया, 40/12 कर दिया, ठीक है। v हमें चाहिए, v को कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है, 1/λ1 माइनस 1/λ2, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4.16 माइनस 4.08 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 40/12। अब कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे और हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा इन गैस कितना, 707 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 250 सेंटीमीटर, द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 200 ग्राम, द बॉब इज पुल्ड असाइड until the string is at 60 degree with vertical as shown in the figure. After releasing the bob, the maximum velocity attained by the bob will be meter per second. If g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि ये बॉब है हमारा, एक पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ हमें दे रखी है, बेटा कितनी, 250 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, और बॉब का मास हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, 200 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब बोला गया कि यहाँ से हम इसको कहाँ लेके चले गए, यहाँ 60 डिग्री, जब तक इसको यहाँ तक हमने मूव किया, जब तक ये यहाँ से वर्टिकल से कितना एंगल ना बना ले, 60 डिग्री एंगल बना ले, तब तक। अब हमसे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड करेगा ये बॉब, यहाँ से जब हम इसको रिलीज करेंगे, वापस छोड़ देंगे, तो ये बॉब यहाँ से कितनी मैक्सिमम एनर्जी अटेन करेगा, ठीक है, यही पूछा गया। अब जब बेटा हम इसको यहाँ से यहाँ किसी हाइट पर लाए हैं, इस हाइट पर हम इसको लेकर आए, यहाँ से ये हाइट कुछ इसका
चला है, तो इसके अंदर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई होगी, स्टोर हुई होगी। अब जैसे हम इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है क्या, कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लग रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, जब यहां से यहां लेके गए, तो अब इनिशियल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे ये हो गई बेटा, ये हो गई हमारी इनिशियल पोजीशन। और जब ये बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, तब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब भला यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इनिशियली बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 0, बट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, मान लेते हैं कितनी, mgh, इतनी ही होगी। ठीक है, बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, तो बिल्कुल होगी। मान लिया कि जब ये यहां से पास हो रहा है, तब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी, v है, तो हमने लिखा हाफ mv²। जैसे ही ये यहां पर पहुंचेगा बेटा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv² यहाँ पर होगा, और यहाँ से हम v² की वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कितनी करी है इसने, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, मास हमें 200 ग्राम दे रखा है। ठीक है, वही हमने मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाया है। ठीक है, बट अब बात करते हैं कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या हम कह सकते हैं l माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि ये इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल हमें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली अगर लेंथ निकालेंगे, तो इस वाली लेंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली लेंथ को एल में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये हाइट आ गई h, वो आ गई कितनी, एल माइनस एल कॉस थीटा, और जो mgh वाला फॉर्मूला था, वहां पे हमने h की जगह रख दिया क्या, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 60 डिग्री दे रखी है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे स्मॉल m कर लो इसको। ठीक है, सॉल्व किया, m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ये 2 इधर आ जाएगा, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू हाउ मच, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो इस बॉब ने अटेंड करी है, वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। A meter bridge setup is shown in the figure. It is used to determine as unknown resistance R using a given resistor of 15 ohm. The galvanometer G shows null deflection when tapping key is at 43 centimeter mark from end A. If the end correction for end A is 2 centimeter, then determine the value of R will be in ohm। यानी कि हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बेटा। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे हमको सिंपल फॉर्मूला ध्यान है, यहाँ पे क्या होता है कि P/Q इज इक्वल टू R/S होता है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R ये है, S ये है, ठीक है, P ये है और Q ये है। अब यहाँ पे होता है L और एक होता है L डैश। L यहाँ पे हमें दे रखा है, मान लेते हैं कि L हो हमारे पास यहाँ पे 100, टोटल लेंथ इसकी कितनी होती है, 100 होती है। तो L यहाँ पे कितना हो जाएगा, 43 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड करेक्शन हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 43 प्लस 2 और बचा कितना, रिमेनिंग 57। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखेंगे, देखो 2 प्लस 43 अपॉन 57 इज इक्वल टू 15/R। ठीक है, अब यहाँ से सीधे सीधे R की वैल्यू निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 इंटू 57 अपॉन 45। सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 19 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा R इज इक्वल टू 19 ओम। क्वेश्चन में हमें बोला गया है करंट मेजर्ड बाय द एमीटर A इन द रिपोर्टेड सर्किट व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस विल बी डैश A। क्वेश्चन में हमें बोला गया क्या कि ये जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसके अंदर हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है ऐसा कब होगा, करंट मेजर्ड बाय द एमीटर A इन रिपोर्टेड सर्किट व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, ये हमसे बोला गया। ठीक है, यानी कि जब इस सर्किट में, जब इस 10 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है,
तो बताओ कितना करंट एमीटर ने यहाँ पे मेजर किया होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें I इज इक्वल टू 0 है, तो ये सर्किट बैलेंस व्हीटस्टोन जैसे बिहेव करेगा। बिल्कुल, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा, उसका जो कंडीशन होती है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, यही होती है कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा R बाई 3 इज इक्वल टू 4 बाई 6, जिससे हमारे पास इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ही हमें इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू पता चलेगी तो यहाँ पे सर्किट जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये R की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम इसका R इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम इसको आगे ओम्स लॉ लगा के इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये R की वैल्यू आ जाती है तो हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 ओम आ गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सर्किट हो गया अब हमारे पास कुछ ये वाला, ये दोनों हमारे पास सीरीज में है और ये दोनों हमारे पास सीरीज में, और दोनों मिलाकर कैसे हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाला, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 बाई 15। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू होता है हमारे पास I R। ठीक है, R इक्विवेलेंट आ चुका है, V हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, 36 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी हमने, वैल्यूज रखी हमने, I इज इक्वल टू 36 अपॉन R इक्विवेलेंट जो कि कितना है 54 बाई 15। तो 15 ऊपर चला गया, सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 10 एम्पियर, यानी कि सर्किट के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जो कि एमीटर ने मेजर किया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी, अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैरेड एंड रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम as shown in the figure. The time in which the resistance having thermal capacity 2 joule per degree Celsius will get heated by 16 degree Celsius is, यानी कि हमसे पूछा गया है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको इतना हीट करने पर कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अगर उसकी थर्मल कैपेसिटी इतनी है तो विल गेट हीटेड बाय 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें बोला गया है कि टाइम निकालो जब इसका टेम्परेचर इतना हो जाए तब। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले अगर मैं VRMS की यहाँ पे बात करती हूँ तो VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा V0 बाय √2। डायग्राम को ठीक से देखें तो यहाँ पे V इज इक्वल टू दे रखा है 20 √2 साइन 100t दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से V0 की वैल्यू आ गई कितनी, 20 √2 बाय √2, यानी कि कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, VRMS की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, पर VRMS की वैल्यू हम भला यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि हमसे पूछा गया टाइम निकालना है, तो जितनी इसके यहाँ पे पावर जितना डिलीवर किया गया होगा उतना ही यहाँ पे हीट जनरेट किया होगा। तो हीट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हीट का ms डेल्टा T। ठीक है, ms की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है कितनी, 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, डेल्टा T हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 16 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। हमें निकालना है टाइम, तो यहाँ पे हमें VRMS की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें IRMS निकालना पड़ेगा, पावर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमने निकाला सबसे पहले क्या, IRMS निकालने के लिए VRMS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब VRMS की वैल्यू फाइंड आउट तो कर लेंगे, लेकिन VRMS की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 20 आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं Z यानी कि इम्पीडेंस की। ठीक है, तो इम्पीडेंस की अगर मैं बात करूं इधर तो Z इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, XL माइनस XC हो जाएगा। ठीक है, प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे XL और XC भला कैसे निकाला, ध्यान से डायग्राम में देखें, ये दे रखा है 100 मिली हेनरी और ये दे रखा है 100 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओमेगा देखें बेटा डायग्राम से तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 100 आ रही है, यहाँ पे हमें दे रखा है ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है T का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 दे रखा है। अब बात करूं अगर मैं XL की तो XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L
XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, जबकि XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू L की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, बट ये मिली हेनरी में दे रखी है बेटा, तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो अपॉन में चला जाएगा ये, तो यहाँ से कैंसिल हो गया ये, तो कितना बचा, ये बचा 10। ठीक है, ऐसे ही XC की अगर मैं बात करूंगी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू C की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोफेरेड, यानी कि 10⁻⁻6 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ इसको सॉल्व करने से आया हमारे पास 10⁻2। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज रखी है XL माइनस XC, यानी कि 10 माइनस 10⁻2, तो कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया। ठीक है, तो अब इंपेडेंस निकाल लेंगे यहाँ से कि XL माइनस XC की वैल्यू कितनी है 90 का स्क्वायर कर देंगे, R की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 120 ओम दे रखी है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी, हमारे पास इंपेडेंस की वैल्यू आ गई कितनी 150। अब IRMS निकाल लेंगे कैसे, VRMS अपॉन Z² इंटू R करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है, और वैल्यू जैसे रखी हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास VRMS अपॉन Z से क्या, सॉरी IRMS निकालने के लिए VRMS अपॉन हमने Z कर दिया, तो यहाँ पे हो गया कितना 20 अपॉन 150, तो 2/15 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू अब हम रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो IRMS स्क्वायर है 2/15 इंटू 2/15, R की वैल्यू दे रखी है कितनी 120, डेल्टा T हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, MS की वैल्यू दे रखी है 2, डेल्टा T कैपिटल डेल्टा T हमें दे रखा है कितना 16 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे और टाइम आ जाएगा हमारे पास कितना 15 सेकेंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करने में हमको इतना टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट इज r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप इन मीटर्स एंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 3j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम is under root x न्यूटन इंटू मीटर वेयर x is। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास हमें दे रखा है बेटा कितना 1 kg दे रखा है। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर की जो वेक्टर है वो हमें दे रखा है 3i कैप माइनस j कैप इन मीटर्स। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर हमें दे रखा है कितना 3j कैप प्लस k कैप हमें यहाँ पर दे रखा है इन मीटर पर सेकेंड। हमसे बोला गया है कि ये जो पार्टिकल है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि L वो कितना आ रहा है अंडर रूट x आ रहा है, अंडर रूट x न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है। हमसे पूछा गया है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mr क्रॉस v। क्या होता है mr क्रॉस v। m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, यही होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, अब दो वेक्टर का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं हम डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो दोनों वेक्टर्स का r क्रॉस v अगर मैं कर रही हूं तो मैंने इसको डिटरमिनेंट मेथड से किया, सॉल्व किया, तो मेरे पास r क्रॉस v वेक्टर आ गया बेटा कितना, ये आ गया मेरे पास r क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, अब इसको मैं मास m से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कितना अंडर रूट 91। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है अंडर रूट एक्स के। ये किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है हमारा अंडर रूट 91 और क्वेश्चन में दे रखा है हमें कितना अंडर रूट एक्स, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना 91 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। A man of 60 kg is running on the road and suddenly jumps into a stationary trolley car of mass 120 kg.
ठीक है। Then the trolley car starts moving with velocity 2 meter per second. The velocity of the running man was dash meter per second when he jumps into the car. क्या बोल रहा है कि एक मैन है जिसका मास हमें दे रखा है 60 kg, जो कि रन कर रहा है, ठीक है। रन करते 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 क्या किया, वो एक स्टेशनरी ट्रॉली थी जिसका मास हमें दे रखा है 120 kg, उस पर क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो जंप कर जाता है तो दोनों किस वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, ट्रॉली और मैन 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जब वो जंप कर रहा था उससे पहले उसकी कितनी वेलोसिटी है। क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ मैन the velocity of the running man was dash meter per second when he jumps into the car, यानी कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया बेटा। तो देख के क्वेश्चन को हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें मोमेंटम कंजर्व करना है, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द जंप हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा कंजर्व रहेगा। तो हमने मान लिया कि इनिशियली जो मैन की वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन इज v, तो यहाँ इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 60 इंटू v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 इंटू v हो जाएगा। फाइनली दोनों साथ साथ, मतलब मैन जो है ट्रॉली के ऊपर जंप कर चुका है और दोनों साथ साथ 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी कि अभी मास हो गया हमारे पास कितना, 60 प्लस 120 और वेलोसिटी कितनी है, 2 दे रखी है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मोमेंटम कंजर्व करना है, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे कितना, 6। A hanging mass capital M is connected to a 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in the figure. The bigger mass is placed on horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force. ठीक है जी। In this situation, tension in the string is x by 5 mg. For x is equals to dash, neglect mass of the string and friction of the block. Bigger mass with ice slab. Given g is equals to acceleration due to gravity. ठीक है जी। डायग्राम हमारे सामने है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक कैपिटल मास है जिसका एक ब्लॉक है जिसका मास हमें कैपिटल M दे रखा है, जिसको हमने रस्सी और पुली की मदद से एक ऐसे ब्लॉक से हैंग किया गया है, बांध रखा है, जिसका मास इससे 4 गुना है, यानी कि अगर इसका M है तो इसका कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक को हम 2 mg वाले फोर्स से इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो बताओ कि रस्सी के अंदर कितना टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, जो कि दे रखा है कितना, x by 5 mg हमें दे रखा है, और यहाँ हमें x की वैल्यू बेटा बतानी है। तो अगर डायग्राम को ठीक से देखें तो इसको अगर इधर खींचा जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a इस डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड a, ठीक है। कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड a हो जाएगा, ठीक। अब क्या क्या फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक बड़ी चीज बोली गई है, क्या कि नेग्लेक्ट मास ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर कोई मास नहीं है, ठीक है जी, समझ में। अब अगर कोई मास नहीं है तो यहाँ पे अगर टेंशन T लग रहा है तो इस साइड भी टेंशन T ही लगेगा, क्योंकि हमारी पूरी रस्सी एक है और आइडियल है, ठीक। दूसरी बात, अगर ये मास हैंग कर रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना, कैपिटल mg, बिल्कुल सही, ठीक। तो अब ये तो हुए वो फोर्सेस जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इससे हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएगी बेटा। क्या क्या इक्वेशन बन रही है ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन अगर मैं इससे बनाऊं तो कितनी हो जाएगी, 2 mg माइनस t इज इक्वल्स टू 4 ma, पहली इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन, 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू 4 ma। दूसरी इक्वेशन इस वाले ब्लॉक से बनाएंगे तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास क्या, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। हमें क्या चाहिए, टेंशन t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से टेंशन t की वैल्यू चाहिए तो ma की जगह अगर मैं ये रख दूं तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन को। ये रही हमारे पास FBD,
ये रहा हमारा डायग्राम और ये रही हमारी वो दोनों इक्वेशन जो अभी अभी हमने लिखी थी। क्या किया हमने, एडिंग बोथ द इक्वेशन सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई कितनी, a इज इक्वल टू g/5। ये वैल्यू को उठा के चाहे आप इस इक्वेशन में रखो चाहे आप इस इक्वेशन में रखो, आपको दोनों से ही t की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही हमने इक्वेशन 2 के अंदर a की वैल्यू को रखा तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू mg प्लस ma, तो mg प्लस mg/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन t की वैल्यू आ गई कितनी, 6 mg/5। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि टेंशन t जो है वो कितना है, x mg/5 और हमारा आ कितना आ रहा है, 6 mg/5। तो x इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें द टोटल एनर्जी ऑफ 2 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन विल बी डैश जूल, और यहाँ पे R की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बताओ अगर हमें 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस अगर हमें दे रखी है तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी अगर वो गैस इतने टेम्परेचर पर है। तो अगर मैं बात करूं इंटरनल एनर्जी की तो वो होती है NCV डेल्टा T। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हम सबको पता है। यहाँ पे N जो है बेटा वो कितना है, 2 मोल्स दे रखे हैं, यानी कि N की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 दे रखी है। CV यहाँ पर कितना हो जाएगा, CV इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2R। क्यों, क्योंकि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हमें यहाँ पर दे रखी है। तीसरी बात करें अगर हम डेल्टा टी की, तो डेल्टा टी हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 300 केल्विन दे रखा है। तो क्या हम इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे यू की वैल्यू, यू के फॉर्मूले में रख के क्या इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू दे रखी है 8.31 और सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल ज्यादा कुछ खास नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स 2 दे रखे हैं, मोनोएटॉमिक गैस है, तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/2R। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज रखी है, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया कितना, 7479 जूल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। A singly ionized magnesium atom A is equal to 24 ion is accelerated to kinetic energy 5 kilo electron volt and is projected perpendicularly into a magnetic field B of the magnitude 0.5 Tesla. The radius of path formed will be dash in centimeters. ठीक है, तो रेडियस ऑफ पाथ हमसे यहाँ पर पूछा गया है, हमसे मैग्नीशियम एटम A is equal to 24 यहाँ पे दे रखा है, एटॉमिक मास यहाँ पे हमें दे रखा है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर हमें दे रखी है। मैग्नीट्यूड दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो रेडियस ऑफ पाथ की अगर मैं बात करूं बेटा, तो रेडियस ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास √2 km अपॉन QB। K इज द काइनेटिक एनर्जी, M इज द मास, Q इज द चार्ज, B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक वेट जो हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, एटॉमिक मास जो हमें दे रखा है कितना, 24, A इज इक्वल टू 24 हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम यहाँ से मास निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो जगह 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इन जूल हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे दे रखा है 0.5 टेस्ला। सारी वैल्यूज हमारे पास है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो 2 की जगह हमने 2 रख दिया और मास की जगह काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी, मास की जगह हमने मास रखा, सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास फाइनली आंसर आया कितना, कि रेडियस ऑफ पाथ कितना है, R इज इक्वल टू 0.1 मीटर है, बट हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ टेलीग्राफ लाइन ऑफ लेंथ 100 किलोमीटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 0.01 माइक्रोफैराड पर किलोमीटर एंड इट कैरीज एन अल्टरनेटिंग करंट एट 0.5 किलो साइकिल पर सेकेंड। If minimum impedance is required
if minimum impedance is required, then the value of the inductance that needs to be introduced in series is dash millihenry. If pi is equals to under root 10. ठीक है, क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है क्या, कि अगर हमें मिनिमम इंपेडेंस चाहिए तो कितना इंडक्टेंस हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. मिनिमम इंपेडेंस का मतलब है बेटा XL इज इक्वल्स टू XC होना चाहिए. यानी कि मैं कह सकती हूँ ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C होना चाहिए. और ओमेगा इज इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई F होता है. F की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है कितनी, 0.5 किलो साइकिल पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 पर किलो दे रखा है, तो 10 पावर 3 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक है जी, F की वैल्यू आ गई. ठीक, अब सारी चीजें हमारे सामने है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो L की वैल्यू हम आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, यहाँ पे ये हो जाएगा L इधर और इधर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू C. C की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है. पाई स्क्वायर की जगह पाई की जगह हमें अंडर रूट 10 लेना है. स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा अंदर यहाँ पे कितना, 10 रह जाएगा. तो फाइनली हमको इसके अंदर क्या रखनी है, वैल्यूज रखनी है और L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी. तो चलते हैं सॉल्यूशन के पास. लेंथ इज इक्वल टू दे रखा है 100 किलोमीटर, कैपेसिटी दे रखी है हमें कितनी, ये दे रखी है. ठीक है, वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी. कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई कितनी, 0.01 इंटू 10 पावर -4 फेरेडे. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 0.5 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज. ठीक है, क्योंकि मिनिमम इंपेडेंस चाहिए तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए. तो L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, ये फाइनल फॉर्मूला. वैल्यू सारी हम इसके अंदर पुट करेंगे. 4 इंटू 10 स्क्वायर किया तो 10 रह गया. ठीक है, यहाँ पे किसकी, F स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया किसका, इसका स्क्वायर कर दिया फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू रखी है, सॉल्व किया तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई कितनी, 10 पावर -1 हेनरी. ठीक है, तो हमें मिली हेनरी में चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा कितना, L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी. तो कितनी वैल्यू आई, 100. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर.